हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 24 नवंबर। तो 24 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस है, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज ही बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और यहाँ आप देख सकते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, जो पहली खबर है वो चाइना से। तो चाइना में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना से क्वेश्चन पूछा है कि आपके जो नॉर्दर्न चाइना में जो न्यूमोनिया के केसेस बढ़ रहे हैं, उनको डायग्नोस करने के लिए आप क्या मेजर्स उठा रहे हैं। ठीक है, आप जो भी निमोनिया केसेस को डायग्नोस करें और उसकी रिपोर्ट हमें प्रेजेंट करें। अब निमोनिया होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो लंग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर पानी भर जाता है कई बार। ठीक है, और यहाँ पर सूजन आ जाती है। तो निमोनिया में क्या होता है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, मतलब सूजन आ जाना, जिसमें हमारी एल्वियोलिस और पेरेन्काइमा सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एल्वियोलिस क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स होती हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हम हवा अंदर बाहर करते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है माइक्रोस्कोप एयर सैक्स। ठीक है, और पेरेन्काइमा क्या होता है, ये सम्मिलित रूप है एल्वियोलियर टिश्यूज़ का, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलिस का, एल्वियोलर डक्ट्स का, ब्लड वेसल्स का और टर्मिनल ब्रोंकियोलिस का। तो ये इन सम्मिलित रूप से आप इनको बोल सकते हैं लंग्स पेरेन्काइमा। ठीक है, ये हमारे लंग्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा निमोनिया केसेस में अफेक्ट करते हैं। जब भी निमोनिया होगा तो इंसान को पता है हाई फीवर, चिल मतलब ठंड लगेगी, साथ साथ जो स्किन है उस पर रेशेस दिखेंगे, थोड़ी सी ब्लू नीली पड़ जाएगी। इसके साथ में जो लंग्स हैं वहाँ पे कफ की प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में आप चेस्ट पेन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, आपकी जो मसल्स हैं उसमें आपको फैटिग्यू या एसेस दिखाई देंगे, जकड़न सी महसूस होगी। ठीक है, साथ में जो आपके जो हेडेक है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपको मस्तिष्क है, उसमें आपको दर्द हो सकता है ना, हेडेक, सर दर्द की शिकायत हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी जो लो ब्लड प्रेशर है वो फील कर सकते हैं, इसमें हाई हार्ट रेट आप फील कर सकते हैं। साथ में आप न्यूसिया और वॉमिटिंग, ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा घबराहट और साथ साथ उल्टी की शिकायत हो सकती है और आपको जॉइंट पेन हो सकती है। निमोनिया के ये केसेस हो गए। अब निमोनिया से लड़ने के लिए हमारे शरीर में कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, तो देखो, अगर आपको बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है तो आपको न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज काम आती हैं। अगर आपको वायरल निमोनिया हुआ है तो आपको लिम्फोसाइट्स काम आती हैं। तो देखो, दो तरीके से निमोनिया फैलता है, एक तो बैक्टीरियल निमोनिया होता है और एक वायरल, मतलब वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश करने के कारण जो निमोनिया होता है उसे वायरल निमोनिया बोला जाता है। बेस्ट एग्जांपल है SARS-CoV-2। ठीक है, इसका नाम हो गया। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमोकोकल निमोनिया, है ना। न्यूमोकोकल निमोनिया क्या है, बैक्टीरियल निमोनिया है, जो किसके द्वारा फैलता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा ये हमारे शरीर में फैलता है। ठीक है, अब इनसे लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर दो इम्यून सेल हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज। न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, देखो, हमारे शरीर में जब भी इस तरीके से जैसे न्यूमोकोकल निमोनिया का एंटर किया, बैक्टीरिया ने हमारे शरीर में एंटर कर लिया, तो हमारे जो एल्वियोलीज हैं उसके अंदर बहुत तेज़ी से ये बढ़ने लगेंगी, अपनी मात्रा को बढ़ाने लगेंगी और हमारे जो सेल्स हैं उनको डैमेज करने लगती हैं। तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, न्यूट्रोफिल्स नामक सेल्स का निर्माण करने लगती है, जो न्यूमोकोकल निमोनिया से लड़ती हैं और जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको ख़त्म करती हैं साथ साथ। ठीक है, अब जो बैक्टीरियल सेल ख़त्म हुई हैं उसको मैक्रोफेज क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है हमारे शरीर से। इसके साथ साथ अगर आप जैसे वायरल निमोनिया हुआ है किसी को, तो यहाँ पर क्या है, लिम्फोसाइट काम करती है ये सब काम करने के लिए। लिम्फोसाइट कैसे काम करती है, देखो, हमारे शरीर में वायरस ने एंटर किया, वायरस एंटर करने के बाद क्या करता है, सबसे पहले वह खुद को मल्टीप्लाई करता है, खूब सारी तादाद बढ़ाता है। अपनी तादाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, जो हमारी हेल्दी सेल्स होती हैं, फिर जो हमारी हेल्दी सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद में हमारे बॉडी क्या करती है, जब हम देखती है कि हमारे शरीर सेल्स पर बाहरी आक्रमण हुआ है तो उससे लड़ने के लिए लिम्फोसाइट्स का निर्माण करने लगती हैं, और ये लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये वायरल सेल से लड़ती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। और उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद में क्या होता है, हमें कुछ हफ्ते लगते हैं हमारे लंग्स को रिकवर करने के लिए। तो ये पूरा मेथड होता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट खबर देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट खबर है गवर्नर से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नर किसी भी बिल को विथहोल्ड करके नहीं रख सकता, उसके पास में कोई वीटो पावर नहीं होती है। हमने पीछे पढ़ा था कि पहले पढ़ा था गवर्नर के पास वीटो पावर होती है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कोई वीटो पावर नहीं होती। तो भाई, गवर्नर के पास में दो वीटो पावर होती है, एब्सोल्यूट वीटो और दूसरी होती है सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, पर उसके पास में ये तीसरी वाली वीटो नहीं होती, पॉकेट वीटो। ठीक है, और ये पॉकेट वीटो की ही बात कर रहा है कि गवर्नर किसी भी बिल को अपनी पॉकेट में विथहोल्ड करके नहीं रख सकता है। तो ये चीज़ है, आ जाइए इनको अच्छे से समझते हैं आगे चलकर। अब देखिए,
हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वीटो पावर देता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। प्रेसिडेंट को जो वीटो पावर दी गई है आर्टिकल 111 के तहत दी गई है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। और जो गवर्नर को पावर दी गई है वो आर्टिकल 200 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है मतलब किसी भी बिल को अपने पास रखने की। तो आर्टिकल 200 में गवर्नर को क्या पावर दी गई है, वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, वो अपने पास अपनी मर्जी से नहीं रख सकता, ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नर होता है उसके पास में एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ये 2 वीटो होती हैं। परंतु अगर मनी बिल है तो ये कोई सी भी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ में उसके पास में पॉकेट वीटो नहीं होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, गवर्नर के पास में एब्सोल्यूट वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है, पॉकेट वीटो नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें 3 वीटो की बात करिए, एब्सोल्यूट, सस्पेंस और पॉकेट वीटो, यहाँ पर ऊपर देखा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल है तो उस पर ना प्रेसिडेंट को कोई वीटो करने की पावर है, ठीक है। वीटो करने की पावर नहीं होती है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पार्लियामेंट में ही किए जाते हैं इंट्रोड्यूस। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जब कोई रोल है ही नहीं तो गवर्नर के पास में इसमें कोई पावर नहीं होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे तो कहाँ हो रहे हैं, पार्लियामेंट में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते नहीं, तो गवर्नर का यहाँ कोई रोल नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास में कोई भी वीटो पावर नहीं है। द प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो कहाँ पास नहीं किए जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं रखे जाते। अब देखिए 3 वीटोज़ है। अब तो एक है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी है सस्पेंसिव वीटो और तीसरी है पॉकेट वीटो। आ जाइए समझते हैं। देखो एब्सोल्यूट वीटो जो है इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी विथ होल्ड कर लेता है असेंट, वो असेंट ही नहीं देता किसी बिल पर, ठीक है। तो जब उस बिल पर कोई असेंट ही नहीं देगा तो बिल क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसे एब्सोल्यूट वीटो बोला जाता है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, रिटर्न कर देता है बिल को रिकंसिडरेशन के लिए। अगर प्रेसिडेंट ने किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया है तो अब उस बिल को पार्लियामेंट क्या करती है, उस बिल में कुछ चेंजेस करती है या बिना चेंजेस करे वापस से प्रेसिडेंट के पास भेज देगी, तो प्रेसिडेंट अब बाउंड हो जाएगा उस बिल को अप्रूव करने के लिए, उस पर साइन करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर रिकंसिडरेशन के लिए वापस से प्रेसिडेंट को बिल भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट फिर उस पर साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब जो ये सस्पेंसिव वीटो है या एब्सोल्यूट वीटो है, ये मनी बिल के केस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड है पॉकेट वीटो, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीटो है। पॉकेट वीटो क्या है, इसमें क्या होता है कि किसी भी बिल को प्रेसिडेंट इनडेफिनेट पीरियड के लिए अपनी टेबल पे पड़ा रहने देता है, ना उस पर कोई, ना उसको रिटर्न करता है, ना उसमें कोई अमेंडमेंट करता है, ना उसको साइन करता है, ना रिजेक्ट करता है, ना कुछ भी नहीं कर रहा है इस बिल को। प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, उस बिल को अपने पास पड़े रहने दे रहा है इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कोई भी समय निश्चित नहीं है। तो ऐसे बिल को क्या बोला जाता है, पॉकेट वीटो बोला जाता है कि प्रेसिडेंट ने इस पर पॉकेट वीटो की है। और हमारे प्रेसिडेंट रहे थे ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनके पास में इस तरह का कोई पॉकेट वीटो नहीं होता। उनको क्या है, 10 दिन के अंदर 10 डेज के अंदर बिल को रिटर्न करना पड़ता है या उस पर साइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास में अनलिमिटेड पावर है कि वो कितने भी टाइम पीरियड के लिए किसी भी बिल को अपने पास में होल्ड करके रख सकता है। पर गवर्नर के पास में इस तरह की कोई पावर नहीं है, पॉकेट वीटो नहीं है, ठीक है। पॉकेट वीटो गवर्नर के पास है नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि गवर्नर किसी भी बिल को होल्ड करके नहीं रख सकता है। अगर उसको बिल को या तो प्रेसिडेंट के पास भेजे आर्टिकल कौन से 200 के तहत, या फिर उसको रिटर्न कर दें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैम से रिलेटेड। ये महादेव बुक ऐप थी, है ना, ऐप बनाई गई इनके द्वारा, ठीक है। कौन है इसमें, ये डाबर ग्रुप के चेयरमैन है मोहित बर्मन। तो इनने क्या करा, इस ऐप को बनाया और इसके साथ में ये क्या कर रहे थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, साथ में बैटिंग कर रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे, जुआ सट्टा चला रहे थे और लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे। तो जब भी आप कोई भी इस तरह की ऐप देखें, बैटिंग, गैम्बलिंग, है ना, आप जल्दी अमीर बनने की कोशिश करें तो इन चीज़ों से दूर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। यहाँ पर आपके साथ में फ्रॉड होते हैं, धोखाधड़ी होती है और आपके पैसों को लूट लिया जाता है। अब ये देखिए कितने हज़ार करोड़ यहाँ पर पाए गए, है ना, 15,000 करोड़ रुपए महादेव ऐप में पिले हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ में आप पढ़ेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकल सकता है यहाँ से कि ऐसे पूछा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी किस
ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या किस कैफ़े के साथ में टाई अप किया गया है फॉर द रेस्टोरेंट जो कैफ़े चलाए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी ऐप, ठीक है, मिट्टी कैफ़े के साथ में टाई अप किया गया है। तो ये मिट्टी कैफ़े कौन रन कर रहे हैं? ये हैंडीकैप्स के द्वारा रन किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट का, इस तरीके से हैंडीकैप्स को भी प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की प्रीमाइसिस के अंदर ये मिट्टी कैफ़े रन करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि जब भी कोई वायलेंस होता है ना, वॉर होते हैं, तो इसमें जो चाइल्ड के ऊपर, चाइल्ड के मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, अभी आपने देखा इजराइल और गाज़ा, ठीक है, हमास के बीच में खतरनाक वॉर चला, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बॉम्बार्डिंग करी। बॉम्बार्डिंग करने के बाद में यहाँ के जो सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, लोग मारे जा रहे हैं बुरी तरीके से। अब ये जो बच्चे हैं, इनका क्या कसूर है कि भाई दो देश आपस में लड़ रहे हैं, इनके पेरेंट्स, मान लीजिए इस बच्चे के पेरेंट्स दोनों नहीं रहे, ठीक है, कोई नहीं रहा, तो ये अकेला अनाथ हो गया। अब ये कैसे सर्वाइव करेगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, स्टेट कैसे रन करेगा, क्या भीख मांगेगा, तो क्या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेगा। कई बार क्या होते हैं, जो टेररिस्ट हैं वो ऐसे बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनसे काम कराते हैं और उन्हें भी टेररिस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो बच्चों के जो मस्तिष्क पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना, उनकी जो दूरदशा है वो बच्चे ही समझ सकते हैं। आप बस कोशिश कर सकते हैं समझने की। तो ये जितने भी वॉर होते हैं, वायलेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनको बच्चों से दूर रखना चाहिए, इनके सामने नहीं होना चाहिए। अगर ये होंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं इनके ब्रेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। आपने देखो हिटलर का नाम सुना है, ठीक है। हिटलर क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने गया था, एज एन छोटा सा सैनिक था, ठीक है, छोटा सा सैनिक था, बिल्कुल सोल्जर था, कुछ नहीं था, हड्डी मरियल था। अब वो वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जब बचकर आया ना, तो उसके मस्तिष्क पर इस तरीके से प्रभाव पड़ा कि हमारा जो जर्मनी है वो डेप्थ में चला गया है, वो डूब रहा है, ठीक है, उसके साथ में अन्याय हुआ है, सभी लोगों ने मिलकर उसको कमज़ोर कर दिया है। इस तरीके से उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो उसने क्या करा, इस तरीके से अपने धीरे धीरे पार्टी बनाना चालू करी और फिर वो सत्ता में आया और उसने कई सालों तक, ठीक है, कम से कम 15 सालों तक उसने इस चीज़ पर ही फोकस करा कि वो किस तरीके से दुनिया के ऊपर जो बाकी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे सप्रेस किया था, तो उन सबको ख़त्म कर दे और सबसे ऊपर अपने देश को लेकर आए। तो इसीलिए उसने कई सालों तक हथियार बनाए और बहुत लार्ज स्केल पे प्लेन्स बनाए सबसे पहले, है ना। तो उसने फिर दुनिया भर पे बॉम्बार्डिंग चालू कर दी थी। कहीं ना कहीं जर्मनी जीत भी जाता, परंतु जब दुनिया के जब एक देश होता है और वो तानाशाही रवैया अपनाता है और इलीगल लोगों को मारता है, तो उसको सप्रेस करने के लिए फिर सब लोग इकट्ठे भी होते हैं और वहीं से फिर उसके बाद से अमेरिका का जन्म होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर हम बात अमेरिका के जन्म की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के मस्तिष्क पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप ये फोटो देखिए, आप खुद समझने की कोशिश करिए कि इन फोटोज़ को देखने के बाद में आप क्या सोच पा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, ये बच्चे क्या करेंगे आगे चल के जीवन में, क्या बनेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के मस्तिष्क पे। आ जाइए, इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल है जो बात करता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ठीक है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको 2028 तक, 2028 तक गवर्नमेंट का लक्ष्य रखा है, ठीक है। 2028 तक क्या लक्ष्य रखा है, 2028 तक लक्ष्य रखा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है 2028, ठीक है, कि इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनाना है, ठीक है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। अब यहाँ 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में आप ये देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक चलाई जा रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि 5 kg अन्न दिया जा रहा है, या वीट या राइस पर मंथ, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, है ना, उनके बंदों को, हर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है पर पर्सन 5 kg पर मंथ ये अनाज दिया जा रहा है, वीट या राइस दिया जा रहा है, ठीक है। साथ में इसमें 1 kg पल्स मतलब दाल भी दी जा रही है। तो अब आप यहाँ देखिए 80 करोड़ ऐसे लोग हैं, 80 करोड़ इंडिया में ऐसे लोग हैं जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। तो 80 करोड़ लोगों का क्या होगा, ठीक है। जब मान लीजिए आप यहाँ इकोनॉमी बना रहे हैं 5 ट्रिलियन की, और ये जो गरीब तबके के लोग हैं इनके लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये मुख्य धारा तक आ पाएंगे? जब 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की, तो हमारी इंडिया के जो ये गरीब लोग हैं इन पे फोकस कर रही है सरकार या नहीं कर रही, इस चीज़ को फोकस करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब स्टार्ट करी गई थी, कोविड-19 में स्टार्ट करी गई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा करी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एडिशनल 5 kg फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं, जिसमें वीट और राइस दिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू दिया जाता है। तो इसमें कौन सी फैमिलीज़ को दिया जाता है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंत्योदय फैमिली में जो कवर फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, उन फैमिलीज़ को इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 1 किलो पल्स भी दी जा रही है पर मंथ। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, पर पर्सन पर मंथ। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है
जिस तरीके से सेबी को जैसे मान लीजिए हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रेगुलेटरी फर्म्स में करते हैं ना, तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको डूब ना जाए, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, तो इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए, उनके पैसों की सेफ्टी सिक्योरिटी करने के लिए सेबी गाइडलाइन में आई है ना, सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो सेबी क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है, कंपनीज पर रेगुलेट करता है कि जो भी उसमें प्राइमरी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रेगुलेट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। आ जाइए सेबी के बारे में समझते हैं। अब देखिए सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करना, ये इसका काम है, ठीक है। साथ साथ ये प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी रेगुलेशन का काम करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जो सेबीज एक्ट है वो कौन सा है, 1992 का है। तो उससे पहले क्या था, ये नॉन स्टेटरी बॉडी थी। 1992 में सेबीज एक्ट 92 लेकर आया और इसको एक स्टेटरी प्रोविजन दिया गया है ना, कानून के द्वारा इसको स्थापित कर दिया गया सेबीज एक्ट 1992 के द्वारा, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है, इसमें क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल फंक्शन है। क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है खुद के लिए, और अगर कोई सिविल क्राइम्स हैं तो उसके लिए पनिशमेंट भी कर सकती है। तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई कि क्या करती है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू प्रोवाइड द रेगुलेशंस टू द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा टू रेगुलेट द टास्क एंश्योर द डिपॉजिटर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटीज़ के रूप में ये काम करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा इसको एक पावर दी गई है, एक्सपेंशनरी पावर। अगर जैसे मान लीजिए कोई मनी पुलिंग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई बंच बना रहा है 100 करोड़ या इससे अधिक का, तो यहाँ पर क्या कर सकती है, ये उसकी असेट्स को अटैच कर सकती है, सीज कर सकती है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। क्योंकि ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई 100 करोड़ रुपए का अगर पूल कर लेगा तो ये किसी भी स्टॉक को ऊपर नीचे करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ को कम कर देंगे, उसकी वैल्यूज़ को बढ़ा देंगे, तो अपने लिए खुद के अकॉर्डिंग ये मार्केट को चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सेबी क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है मनी एजेंसीज़ को भी, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 मेंबर्स, ये इसका जो चेयरमैन होता है उसका 3 साल का टर्म होता है, और कई सारे मेंबर्स होते हैं जो पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इसका एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है जो क्या करती है, एक सिविल कोर्ट की तरह काम करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये न्यू दिल्ली में आयोजित होंगे 10 से लेकर 17 दिसंबर के बीच में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से, ये क्विज आपको दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1, ओनली फीमेल मेंबर टू ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन थे, दुर्गा भाई देशमुख थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड रिटन एंड कैलीग्राफ्ट, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी नरेन रायजादा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल किसको डिक्लेयर किया गया है, तो ये है द गैंगेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है। तो कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है, 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये हमारे कौन से शेड्यूल में दे रखे हैं, शेड्यूल 8th में इसका प्रोविज़न किया गया है। हमारे टोटल 12th शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से 8 शेड्यूल किससे डील करती है, इंडियन लैंग्वेज से डील करती है। 8 शेड्यूल के अंदर क्या हुआ, शुरू में इसमें 14th इंडियन लैंग्वेज को दर्जा दिया गया था, शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है। फिर बाद में 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इससे सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, ठीक है, सिंधी। फिर इसके अंदर इसमें 1992 में, ठीक है, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी, एक तो जोड़ी गई थी मणिपुरी, दूसरी कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली, ठीक है, ये थोड़ा याद रखें। फिर 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। फिर 2003 के अंदर 2003
एंड 3 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। तो इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। बताइए कौन कौन सी जोड़ी गई थी। इसमें जोड़ी गई थी बोडो, डोंगरी, ठीक है, संथाली एंड मैथिली, ठीक है। तो ये 4 लैंग्वेज इसमें जोड़ी गई थी। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल मिला के देखो यहाँ पे 14 थी, फिर 15 हो गई, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो टोटल मिला के 22 क्या है शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर ले। अब देखिए 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये M.N. रॉय 1934। और 6वां क्वेश्चन था कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर। अगर आपने 25 साल या इससे ज़्यादा के हैं आप, है ना, 25 साल अटेंड कर लिए, इससे ज़्यादा की एज है, तो आप क्या है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो 25 अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20 किससे डील करता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 43 किससे डील करता है। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आर्टिकल 51, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन के बारे में बताइए कि हमारे आर्टिकल 20, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 51 किससे डील करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।